वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का जो है स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको जो है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन और उसके कंसेप्ट, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह हमने जो है पढ़ लिया था। साथ के साथ हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अपनी पिछली क्लास में जो है स्टूडेंट्स कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग जो है अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ जो है प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने जो है अपनी पिछली क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कवर कर लिया था, जिसमें हमने जो है लगभग ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन में चार्जेस वगैरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, कंडक्टर वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। फंडामेंटल इंटाइटी चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने कवर किया था, इलेक्ट्रिक करंट हमने कवर किया था, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपको कराया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ हो स्टूडेंट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो उसके सिंपली उसमें फ्लो हो जाए, बट हमेशा क्लोज एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ करंट, यानी कि उसमें या तो एक सेल होना चाहिए बैटरी जो उसको करंट प्रोवाइड कर सके, एक लोड होना चाहिए जो कि वहां से जो है उस करंट को कंज्यूम कर सके। जैसे आपका एक लोड में मान लीजिए कोई बल्ब है ना, एक स्विच या की होनी चाहिए जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर पाए स्टूडेंट्स। इसी तरीके से वहां पे जो है हम एक एक्स्ट्रा ठीक है सर्किट को बचाने के लिए फ्यूज का भी यूज कर सकते हैं, विच आर कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वायर। तो सिंपली हमें समझ में आया क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट? क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे कंपोनेंट आपके आने चाहिए। इसी तरीके से देखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है? ए सिस्टमैटिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेटिव पोजीशन एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस सर्किट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग सिंबल। जैसे मैंने बताया था, सिंबल का यूज करके जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जो है एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाया है, इसमें मैंने जो है एक सेल का यूज किया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको आप बैटरी भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की के थ्रू इसको ऐड किया है मैंने। ये एमीटर मैंने लगाया है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इस बल्ब में जो है करंट जा रहा है। तो ये भी आपका जो है एक सर्किट डायग्राम है, जिसमें जो मैंने आपको वेरियस कंपोनेंट को ऐड करके बताया, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए थे। इसी तरीके से देखिए, अब ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में ओम्स लॉ आता ही आता है स्टूडेंट, है ना। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ गिवन बाय जर्मन फिजिस्ट जोर्ज सिमन ओम इन 1827, इट गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस में देगा रिलेशनशिप? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका रिलेशनशिप देगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है, इस लॉ का अकॉर्डिंग जो करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर वगैरह आपकी जो है कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो दोबारा बताऊं, इस लॉ का अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा होगा किसी भी कंडक्टर में तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब चार्ज मूव करेगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए जो पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स इसको जो है मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। जो आपका ओम्स लॉ है उसको मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। V की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी? I यानी कि करंट। V फॉर पोटेंशियल, I फॉर करंट के प्रोपोर्शनल होगी। ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करता हूं तो इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू क्या होगी? सिंपली I इंटू में R। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, अगर हम कभी भी कोई भी चीज प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, साइंस के अंदर, तो हम
उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी जगह जो है अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आर क्या है, आर इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसको क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें मैंने आपको बताया V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट, उसमें देखिए एक्स एक्सिस से आपका ये, इस एक्स एक्सिस पे करंट को ड्रॉ कर दीजिए, वाई एक्सिस पे आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट की वैल्यू 0.0 एम्पियर, 0.1, 0.2, 0.3 कोई भी रीडिंग आप ले सकते हो, उस पर रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते जाइए, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, तो इट कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कोई भी कंडक्टर जो ओम्स लॉ वेरीफाई करता है या ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ आएगा, दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपका आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ओम्स लॉ को आपको जो है जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे जो है ये ग्राफ भी बनाओगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर स्टडिंग ओम्स लॉ, तो इसमें देखिए आपका ये कोई भी रजिस्टेंस ऐड किया हुआ है एक्स और वाई के थ्रू, आर फॉर रजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐड किया है, एमीटर ऐड किया है, की ऐड करी है, यहाँ पे सोर्स ऑफ बैटरी जो है कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो करंट आपका फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आपका फ्लो करेगा। तो इस तरह से आप जो है ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हो स्टूडेंट। ये लैब के अंदर बनाना है, कई बार पूछता है एग्जाम के अंदर कि इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर शोइंग ओम डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कीजिए। चलिए, तो द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, देखिए मैंने बताया अभी, वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको हम कहेंगे ओमिक कंडक्टर, वाइल द कंडक्टर विच डेविएट्स और डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहेंगे। दूसरा, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने इसमें बताया आपको ग्राफ में, इफ V इज ऑन वाई एक्सिस, V मतलब पोटेंशियल को अगर हम वाई एक्सिस पे, I मतलब करंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसकी वैल्यू को बताएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएगा। अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई बाई एक्स एक्सिस की रेशियो जो होती है उसी को हम लोग जो है सिंपली स्लोप कह सकते हैं। तो स्लोप अगर आपका जो है इस टाइप का ग्राफ है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो ये किसको बताएगा, सिंपली ये स्लोप रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को बताएगा। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राफ। इसी तरीके से अगर मैं V को प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस पे, I को प्लॉट करता हूँ वाई एक्सिस पे, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इनवर्स। तो इनवर्स में वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, इनवर्स स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ का इनवर्स स्लोप वहां पे फॉर्म होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ओम स्लोप पढ़ लिया स्टूडेंट्स, और रेजिस्टेंस के बारे में जो है जिसको हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का है उसको पढ़ लिया है। बट हम थोड़ा सा डिटेल में रेजिस्टेंस को पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजिस और रसिस्ट एनी फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, है ना। तो ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपोज करता है या रसिस्ट करता है किसी भी फ्लो ऑफ चार्जेस में जो कि उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। जैसे पिछली क्लास में याद कीजिए मैंने आपको बताया था, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी भी सोर्स ऑफ बैटरी को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसमें फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर में क्रिएट हो जाना जिसकी वजह से वो चार्जेस के फ्लो को रसिस्ट करे, उसको हम सिंपली रेजिस्टेंस कहेंगे। या आप इसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, इट इज द इंटरपोजिशन और अपोजिशन, ठीक है, इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये क्यों अराइज होगा, देखिए, ठीक है, इट अराइज ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट which drift through the conductor as in a conductor free electron collide with lattice ion in their path। अब मान लीजिए कोई भी जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो एक साथ जो है कई बार कंबाइन हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। उनके कोलाइड होने से जो है लैटिस आयंस वहां पे फॉर्म हो जाते हैं उनके पाथ में, तो इसकी वजह से जो है उनमें म्यूचुअल कोलिजन हो जाता है, और जब म्यूचुअल कोलिजन होगा तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वही है सम पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें क्या होगा, कुछ पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट होगा वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लैटिस आयन में, यही वाइब्रेशनल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका जो कंडक्टर है या जो भी आपका वायर है उसमें जो है करंट जब, ठीक है, इन हैंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, तो वो जो है हीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्चुअल कंसेप्ट है। चलिएगा
अब हम लोग जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे अभी ओम्स लॉ से बताया आपको V इज इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू V बाई आई, तो इसकी SI यूनिट निकाल लीजिए। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V फॉर वोल्ट, I फॉर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, और ओम का सिंबल जो है ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो ओम इज इक्वल टू दिस इज द सिंबल। कई बार एग्जाम में पूछता है डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम डिफाइन करने के लिए आपको 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि एक ऐसा, ठीक है, बैटरी सोर्स जो कि 1 वोल्ट का आपको सोर्स हो और 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करे, तो वहां पे आपका होगा 1 ओम। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर मेक ए करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। जब 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो जाए और 1 ओम का वोल्ट हो, तो डेट इज कॉल्ड 1 ओम। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया 1 ओम को, देख लीजिए। ठीक है, चलिएगा, अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो दिखने में आपका कुछ इस टाइप का होगा। देखिएगा, ये जो दोनों ही फिगर्स मैंने दिखाई है यहाँ पे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस के साथ में मैंने इसको शो किया है। जैसे आपने देखे होंगे कई सर्किट होते हैं, या आप LED वगैरह जब परचेज करते हो, ठीक है, तो उसमें इस तरह का सर्किट होता है। ठीक है, ये क्या है, यही आपका एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे जो आपका कलर कोडिंग होती है उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है, दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंट वैल्यू, थर्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो ये सब आपको जो है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग बता सकते हैं। वैसे आपको ये टॉपिक सिग्निफिकेंट वैल्यूज का 11th क्लास में आपको कवर करना है। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू का कवर करना है या पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो उस पर जो है सेपरेटली ऐड कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया ये आपका पूरा सर्किट क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रेजिस्टेंस का डायग्राम आपको शो किया है। कई बार देखिए रेजिस्टेंस बढ़ाना भी जरूरी होता है और कई बार घटाना भी जरूरी होता है। चलिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किन फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का डिपेंड होगा। तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, आपका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यू कैन राइट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। इसी तरीके से, ठीक है, देखिए जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। अब मान लीजिए आपको कोई वायर कनेक्ट करना है किसी सर्किट में, तो आप जो है शॉर्ट वायर्स यूज कीजिए, ज्यादा लॉन्ग वायर मत यूज कीजिए, है ना। ठीक है, चलिए, दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा, आर इज इक्वल टू 1/a, यानी कि अगर आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सॉरी, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अगर आपका कम है तो ज्यादा चांसेस होगा कि उसमें जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर वायर की थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर उसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के। दोबारा बताता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा दीजिए रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटा दीजिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा रिलेशन चलेगा। ठीक है, अभी इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। अभी ये दो कंडीशन, साथ के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल of which it made. Some material have low resistance whereas some have high resistance. ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड होता है। इसी तरीके से आपका जो, ठीक है, रेजिस्टेंस है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखिए जैसे, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है, डायरेक्टली इंक्रीज होता है जब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर में हमेशा आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के बढ़ने से। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर क्या है, नॉन कंडक्टर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है,
तो इंसुलेटर में भी, नॉन कंडक्टर में भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट में भी रेजिस्टेंस आपका जो है डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी कि सर्दियों के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी बैटरी है वो इलेक्ट्रोलाइट की बनी है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसमें जो है, तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि ठीक है, समर डेज में जो बैटरीज वगैरह है, कार वगैरह की जो बैटरीज है वो प्रॉपरली वर्क करेगी, लेकिन जैसे ही उसमें ठीक है आपकी सर्दियाँ वगैरह आएगी तो जो बैटरीज है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए मैंने जैसा बताया ये कुछ कंडीशंस थी जो कि आपको जो है रेजिस्टेंस जिन पे डिपेंड होता है। तो देखिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है मैच कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये आपकी वैल्यू होगी। तो वेयर रो इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो रो को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेसिस्टिविटी, या इसका एक और नाम हम दे सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यही क्या आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी कि ठीक है इसी को हम रेसिस्टिविटी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, काफी बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक रेसिस्टिविटी ही पढ़ लेते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि आप एक वायर लीजिए जिसकी 1 यूनिट लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, तो उस पॉइंट पे जो आपका रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग जो है स्टैंडर्ड वे में रेसिस्टिविटी मान सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यू कैन से सिंपली इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू इट। और करंट कितना फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, यानी कि परपेंडिकुलर से अपोजिट फेसेस पे उस पे 1 एम्पियर का करंट आपका फ्लो होना चाहिए। तो वहां पे आपका जो रेजिस्टेंस आएगा डेट इज ऑल्सो इक्वल टू रेसिस्टिविटी। कोई भी डेफिनेशन आप इसमें से कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, दोबारा बताता हूं, किसी भी ठीक है एक क्यूब लीजिए 1 यूनिट लेंथ का, उसके अपोजिट फेस से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराइए, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा डेट इज रेसिस्टिविटी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन ए करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। R इज इक्वल टू रो L बाई ए में लेंथ को 1 मीटर, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी डेट इज R इज डायरेक्ट इक्वल टू रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो R की वैल्यू ही रेसिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी R इज इक्वल टू L बाई ए में पुट कीजिए इसकी वैल्यू। तो देखिए रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, रेसिस्टिविटी की फाइंड करनी है, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए। R की ओम की जो यूनिट होगी, सॉरी रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगी ओम इंटू में मीटर, यानी कि ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस भी पूछी जाती है, हालांकि आप फॉर्मूले में देखें तो R इज इक्वल टू ओनली रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस, ये कभी भी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं होती है, बट इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड होती है स्टूडेंट्स। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड वेरी ओनली विद चेंजेस टेम्परेचर, तो ओनली ये टेम्परेचर के साथ में इज होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मेटल से ज्यादा रेसिस्टिविटी आपकी अलॉय की होती है, और ठीक है अलॉय से भी ज्यादा रेसिस्टिविटी आपकी जो है इंसुलेटर्स की होती है स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, तो रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल और कंडक्टर ठीक है से ज्यादा रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय, और रेसिस्टिविटी ऑफ ठीक है इंसुलेटर आपकी जो है होती है स्टूडेंट्स। चलिएगा, ठीक है, इसको जो है एनसीईआरटी से भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में एक टेबल भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये कंडक्टर्स आपको शो किए हुए हैं, ये आपको ठीक है कंडक्टर्स, ये आपको अलॉय शो किया हुआ है, ये आपको इंसुलेटर्स शो किए हुए हैं। तो कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी है वो 1.60 10⁻⁸ की रेंज में आएगी। देखिए सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव रेंज में, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैग्नीज।
ठीक है। इसी तरीके से कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है जो कि कॉपर और निकल का अलॉय है, मैग्नीन का अलॉय है, यानी कि अलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीन निकल, ये कॉन्स्टेंटन है। ऑलरेडी मैं जो है आपको सॉरी अभी हम आपको जो है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में इसको बताएंगे। तो कॉन्स्टेंटन में कॉपर मैग्नीज निकल वगैरह है, इसकी वैल्यू देखिए 49 10⁻⁻�6 की रेंज में होगी। इसी तरीके से नाइक्रोम एक अलॉय है, तो निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन से मिलके बना हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये अलॉय किससे मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से इंसुलेटर में हाई, ठीक है, वैल्यू होगी ग्लास, रबर, एबोनाइट रोड, डायमंड, ड्राई पेपर, इनकी वैल्यू 10⁻10 to 14 17 इस तरह से आपकी वैल्यू वेरी करेगी स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी बताया आपको रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर से ज्यादा अलॉय की, अलॉय से ज्यादा इंसुलेटर की होगी। इस टेबल में भी सेम ही चीज को शो किया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे -8 रेंज में, -6 रेंज में, और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव रेंज में होगी। यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है अलॉय जो है उसकी रेसिस्टिविटी हाई है, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में इसको यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। टंगस्टन इज यूज इन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव इन फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब में उसको यूज करते हैं, ठीक है। जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह जो है जनरली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी स्टूडेंट कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। याद रखना है आपको, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही कंडक्टिविटी होती है। इट शो द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, डेट इज कंडक्टिविटी। सो आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी का सिंबल जो है, ठीक है, सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। तो आप इसके ऐसा यूनिट अगर फाइंड करें तो, ठीक है, ओम मीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो इसको आप कह सकते हो महो मीटर इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखिए दोबारा बताते हैं एक बार, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के एसआई यूनिट का इनवर्स कीजिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये देखिए ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये देखिए इसी को अगर आप ओम इनवर्स को तो महो मीटर इनवर्स आपका ऐसा यूनिट होगा कंडक्टिविटी का। चलेगा, तो स्टूडेंट देखिए हमने इतना सारा टॉपिक जो है अभी कवर कर लिया है। हम लोग अब जो है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर भी, ठीक है, पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है स्टूडेंट तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स है ना, यानी कि रेजिस्टेंस को हम जो है किस तरह से जो है ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए 2 और मोर रेजिस्टर्स कैन बी ज्वाइन बाय ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेथड। तो जनरली दो ही कॉम्बिनेशन मेथड है, सीरीज कॉम्बिनेशन मेथड एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी कि डायरेक्टली जब हम जो है उसको एक एंड से दूसरे एंड पे जोड़ देंगे तो हम उसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए बैटरी के थ्रू यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये की ऐड की हुई है, एमीटर ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 R1 R2 R3 को ऐड किया हुआ है, और पैरेलल में इसमें जो है वोल्ट मीटर ऐड किया हुआ है। तो एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, और इसके एंड को हमने नाम दिया एक्स और वाई। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपका कैसा अरेंजमेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपका है। अभी इसकी हम लोग जो है डेरिवेशन शायद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कवर करेंगे स्टूडेंट्स। आज सिर्फ आपको जो है इसकी आउटलाइन ही बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो डायरेक्टली एंड टू एंड हमने ऐड किया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट सच दैट दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देम। तो उसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाए। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट सेम होता है बट पोटेंशियल जो है डिफरेंट होता है, और पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल सेम होता है, करंट इज डिफरेंट। डेरिवेशन में आपको कवर कराऊंगा। तो देखिए पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे, ये मान लीजिए आपका कोई भी सर्किट है, तो ये देखिए कॉमन पॉइंट एक्स और वाई पे R1 R2 R3 को भी ऐड किया है, दे आर पैरेलल टू
ईच अदर, और वोल्ट मीटर इसमें पैरेलल में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये आपका की वगैरह एमीटर वगैरह ऐड किया हुआ है, तो ये आपका जो रजिस्टर्स है वो पैरेलल में ऐड किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा एनसीईआरटी से और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो आपका जो है कवर हो चुका है। ये देखिए, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको जो है कवर करा दिया था स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ बताया हुआ है स्टूडेंट्स नोट्स में भी, ठीक है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, लगभग मैं सारा इसका आउटलाइन आपको कवर करा चुका हूँ। रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। रियोस्टेट जान लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो रियोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस होता है या एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को रेगुलेट कर सकता है बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना। बाकी सेम ही है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, वो आपको सेम ही गिवन है। रेसिस्टिविटी की भी डेफिनेशंस आपको सेम ही गिवन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिवन है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, जब ऐसा यूनिट ओम मीटर आपको गिवन है। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विद टेम्परेचर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रेसिस्टिविटी रेंज ऑफ मेटल्स ऑलरेडी बताया आपको, मेटल और अलॉय के लिए 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर के लिए 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली हायर होती है देन कांस्टेंट मेटल, ठीक है। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे, इसलिए हम इनको जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करेंगे। कॉपर और एल्यूमिनियम को हम लोग जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसकी डेरिवेशन वगैरह करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, तो होपफुली आपको जो है आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको स्टूडेंट ये समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।